आशाएं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया स्वस्थ मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा हमने जो कल क्वेश्चंस पढ़े थे 10, उनका रिवीजन भी हम इसी छोटे से सेशन में करने वाले हैं। यानी कि ये हमारी घंटों की करंट अफेयर्स की क्लास मिनटों में है, बहुत ही यूजफुल क्लास है। तो ध्यान लगाकर बैठ जाना अगले 10 मिनट के लिए। चलो, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों से पूछा गया कि रिसेंटली विच कंट्री हैज वॉन द टाइटल ऑफ द उबेर कप 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो ये जो उबर कप है, इसका टाइटल किसने जीत लिया होगा। आप लोगों को पता होगा, एक होता है उबर कप और एक होता है क्या, थॉमस कप। थॉमस कप, ये दोनों ही किसमें होते हैं, बैडमिंटन में होते हैं। जहां पर जो उबर कप होता है ये महिलाओं के लिए होता है, वुमेन्स के लिए होता है, और जो थॉमस कप है ये मेंस कैटेगरी में होता है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि ये जो उबर कप है इसको किसने जीता। इसको जीत लिया है साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने थर्ड टाइम, तीसरी बार इस टाइटल को जीता है। बात की जाए किसको हराकर जीता है, तो इसमें रनर अप कौन रहा, रनर अप रहा भाई चाइना। ठीक है, महिलाओं वाले में तो चाइना रनर अप रहा, लेकिन मेंस वाली टूर्नामेंट में यानी थॉमस कप में जीता किसने है, थॉमस वाली कप में विनर रहा चाइना। चाइना ने रनर अप कौन रहा, किसको हराकर जीता, तो रनर अप रहा फ्रांस। फ्रांस को हराकर चाइना ने थॉमस कप को जीत लिया। बात समझ में आई। अच्छा, सारी बातें पता चल गई कि भाई ये जो कप होता है किससे संबंधित है, मेंस कैटेगरी का कौन सा है, किसने जीता, कौन रनर अप रहा। जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में मेरी ना टंग भी बहुत ज्यादा ट्विस्ट करने लगी है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आप लोगों का। चलो खैर, अच्छा सारी बातें पता चल गई। इसके अलावा हमें एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर पता होनी चाहिए कि भाई जीता जाता जिसने वो बात तो ठीक है, लेकिन होस्ट किसने किया, मेजबानी किसने की। तो मेजबानी किसने की, डेनमार्क ने। किसने, डेनमार्क ने। ठीक है, डेनमार्क ने हॉर्सेंस में मेजबानी की इस उबर कप और थॉमस कप की। बात समझ में आई, सारी बातें क्लियर। चलो फटाफट से अगले प्रश्न पर पहुंच जाते हैं। Recently, which place became India's first pearl farming center under the प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती उत्पादन केंद्र कौन सा स्थान बन गया है। एक बात क्वेश्चन में ही क्लियर है, एक नहीं दो बात। क्या कि ये जो मोती का उत्पादन हो रहा है किस योजना के तहत हो रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना के तहत। दूसरी बात कि ये जो पर्ल फार्मिंग सेंटर बनाया जा रहा है ये भारत का पहला है। अब तीसरी बात पर आते हैं कि ये है कहां पर, ये है भाई हाजीरा बाग में। और ये हाजीरा बाग कहां है, झारखंड में। कहां है, झारखंड में। अच्छा, यहां पर जो सरकार है वो 22 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट देगी पर्ल्स की फार्मिंग के लिए, मोतियों की खेती के लिए। समझ गए। चलो, recently where was the Guinness World Record for hosting the largest underwater tricolor set इवेंट सेट। तो ये जो क्या है, क्या कहा गया, सेट दो बार आ गया। क्या कहा गया, सीधा सीधा आप लोगों से पूछा गया कि अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया गया है अंडर वाटर सबसे बड़ा तिरंगा फहराने का। तो आपसे पूछा गया कि ये जो तिरंगा है पानी के नीचे फहराया गया है तिरंगा। तो आपसे पूछा गया कि ये कारनामा कहां पर किया गया, ये रिकॉर्ड कहां पर बनाया गया। ये बनाया गया भाई अंडमान एंड निकोबार में, राधानगर बीच पर। राधानगर बीच पर, ये राधानगर बीच स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछ ले कहां है, तो ये है भाई स्वराज द्वीप पर, है ना। हो सकता है आपसे पूछ ले कि किस द्वीप पर है। इसके अलावा यहां पर क्या बात याद रखेंगे कि ये जो हमारा तिरंगा है ये 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा था, ये बात भी याद रखना। इसके अलावा क्या बात याद रखोगे, 200 गोताखोर, ये जो छोटे छोटे से ब्लैक ब्लैक से डॉट दिख रहे होंगे ना आपको, यह 200 गोताखोर जिन्होंने
ये तिरंगा फैलाया है पानी के नीचे। इसके अलावा एक और बात याद रख लेना, यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कहां के, अंडमान एंड निकोबार के, डी के जोशी जी भी प्रेजेंट थे। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे एक फायदा ये भी होगा कि भाई अंडमान एंड निकोबार के जो बीचेस है अब वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जो डाइविंग होती है ना, पानी के अंदर जो जाके जो अंदर वाली मछलियां वगैरह है, जो चीजें हैं पानी के अंदर उनको देखते हैं, उसको भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। चलो, रिसेंटली विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मरीन फिश इन द कंट्री इन द ईयर 2025। तो 2025 में समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? ये राज्य बन गया है भाई तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 2025 में 6.85 लाख टन जो मछलियां हैं वो पकड़ी समुद्र से। अच्छा, पहले फर्स्ट नंबर पर हुआ करता था गुजरात, लेकिन अब गुजरात पहुंच गया है सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर है केरल। तो याद रखना, समुद्री मछली के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य बिल्कुल सही बात, तमिलनाडु। फिर बात करते करते हम क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंच गए। इंपॉर्टेंट है, ये भी जान लेना। क्या कहा आपसे कि रिसेंटली विच यूनियन टेरिटरी हैज फाउंडेड द 150 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ डबल मूविंग शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल आफ्टर अ गैप ऑफ 4 ईयर। देखो, दो तीन बातें आपको क्वेश्चन में ही पता चल गई कि ये जो डबल मूव है, ये डबल जो मूव है, ये क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल होता है। दूसरी बात क्या पता चली कि 4 सालों के बाद इसको फिर से शुरू कर दिया गया। देखो, शुरू से समझते हैं हम लोग। ये जो डबल मूव है ये क्या है? ये 1872 में जो महाराजा गुलाब सिंह हुआ करते थे जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने स्टार्ट किया था ये डबल मूविंग को। है क्या ये? इसमें श्रीनगर और जम्मू के बीच में कैपिटल को शिफ्ट किया जाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि श्रीनगर में बर्फ पड़ती है। अब बर्फ पड़ती है तो गर्मी के टाइम पर श्रीनगर में कैपिटल पहुंच जाती है, और जम्मू में सही सही मौसम होता है तो सर्दियों के टाइम पर जम्मू में कैपिटल को शिफ्ट कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन 2021 में इसको बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था? कि भाई इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है, कॉस्ट बहुत लगती है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी ज्यादा वो चीजें अस्त व्यस्त हो जाती है, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर से इसको शुरू कर दिया गया अक्टूबर 2025 में, यानी कि जो सर्दियां थी उनमें शुरू कर दिया गया। अब गर्मियों में फिर से शिफ्ट होगी, तो इसीलिए ये चर्चाओं में है, इसलिए आपको याद भी रखना है। और ये कौन है? सीएम है जम्मू एंड कश्मीर के। नाम क्या है इनका? ओमार अब्दुल्ला। पूरी बात समझ में आ गई? ये डबल मूव क्या है, कब शुरू हुआ, अब क्यों न्यूज में है, सारी बातें क्लियर? चलो, बहुत अच्छे बच्चे। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। रिसेंटली इन विच सिटी वाज द 66th राइजिंग डे ऑफ प्रोजेक्ट दीपक सेलिब्रेटेड बाय द BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो दीपक प्रोजेक्ट है, इसका 66वां स्थापना दिवस कहां पर मनाया गया? ये मनाया गया भाई शिमला में। अच्छा, शिमला में मनाया गया, ये बात तो ठीक है। एक बात हमें प्रश्न में पता लगी कि ये जो प्रोजेक्ट दीपक है किससे संबंधित है? BRO से संबंधित है। इसके अलावा क्या याद रखोगे? ये जो प्रोजेक्ट दीपक है, इसको वेस्टर्न जो हिमालय है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 1961 में। अच्छा, ये प्रोजेक्ट किसका है? BRO का है। तो BRO के बारे में भी एक दो बातें जान लो। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इतना आपको पता चल गया। स्थापना कब हुई? 1960 में। तो ये जो दीपक प्रोजेक्ट था, ये BRO का पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। हेडक्वार्टर्स कहां है? ऑब्वियसली कहां है? नई दिल्ली में है। किसके तहत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम है जो हमारे बॉर्डर एरिया है, जो आर्म फोर्सेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना वहां पर, और जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज है वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना BRO का काम है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, DG कौन है इसके? DG है इसके लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। समझी गए? चलो,
फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 पर कि रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट ओवरसी बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन द आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। तो इंडियन प्रीमियर लीग में 200 विकेट लेने वाले पहले विदेशी गेंदबाज कौन बने हैं? ये बन गए हैं भाई सुनील नारिने। ठीक है, सुनील नारिने किस टीम से खेलते हैं? केकेआर कोलकाता नाइट राइडर से ये खेलते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट में इन्होंने ये माइलस्टोन हासिल किया है 200 विकेट लेने का। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा आप लोगों को पता ही होगा कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? विराट कोहली ने। सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए? विराट कोहली ने। और एक ही टीम के लिए खेलते हुए सबसे ज्यादा छक्के भी किसने लगाए? विराट कोहली ने। बिल्कुल सही बात। चलो फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। रिसेंटली वुकोंग सीन इन न्यूज इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? तो ये जो वुकोन है ये भी चर्चाओं में है। ये किस देश की पहली खगोलीय उपग्रह है? देखो इंपॉर्टेंट बात है कि किसी देश का पहला खगोलीय उपग्रह है। वो देश कौन सा है? चाइना। अच्छा, ये जो वुकोंग सैटेलाइट है इसको डेम्प सैटेलाइट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सैटेलाइट है इसको 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। किस लिए लॉन्च किया गया था? गामा रेज है या फिर जो हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स है उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था। जिससे होगा क्या? जिससे डार्क मैटर का पता लग पाएगा, उनकी रिसर्च में हेल्प होगी। इसलिए इसका नाम डेम्प भी है, डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर। अभी क्यों चर्चाओं में है? हो सकता है ये पूछ ले, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये चाइना की पहली एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है। क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि इसने बताया कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है उनका जो न्यूक्ली होता है, नाभिक होता है, अगर उसको एक स्पेसिफिक एनर्जी से ज्यादा एक स्पेसिफिक एनर्जी पर वो पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है? उसकी जो एस्ट्रोनॉमिकल रेडिएशन है वो घटने लगती है। खैर ये पूछ भी सकता है, नहीं भी, पर इतनी बातें आप याद रखना कि इसका दूसरा नाम क्या है, किसकी सैटेलाइट है, कहां की पहली सैटेलाइट है, क्या इसका काम है। फिर आप लोगों से पूछा गया कि रिसेंटली डॉक्टर मीना मुथिया पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91 with which field was she primarily associated? तो अभी हाल ही में मीना जी का निधन हो गया। आपसे पूछा गया कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये एजुकेशन और फिलैंथ्रोपी के परोपकार के क्षेत्र से संबंधित है। तमिलनाडु से ये आती है। बेसिकली ये फाउंडर है, ये संस्थापक है किसके? चित्तिनंद विद्या आश्रम स्कूल के, है ना, विद्या आश्रम स्कूल की। ये चेन्नई का सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल है। इसके अलावा जो तमिलनाडु की आर्ट है ना, तंजावुर कहा जाता है, उसको रिवाइव करने में भी इनका काफी बड़ा योगदान रहा। वो बात भी लिख लेना। आज का अंतिम क्वेश्चन, इंडियन नेवल शिप सुनैना रिसेंटली विजिटेड यांगोन हार्बर इन विच कंट्री? तो अभी हाल ही में जो सुनियान जो है इसने किस देश के यांगून बंदरगाह को विजिट किया है, वहां का दौरा किया है। तो ये बंदरगाह है म्यांमार में। अच्छा, इसी टाइम पर हमारे जो नेवल चीफ है जिनका नाम क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी भी दौरे पर है म्यांमार के, ताकि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, नेवल संबंध है, उनको मजबूत किया जा सके। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। समझ गए होंगे आप लोग। आपको मुझे आज म्यांमार के बारे में बताना है कि इसकी कैपिटल करेंसी वगैरह क्या क्या है। चलो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का। कल आपसे पूछा गया था कि वेस्ट बंगाल में कौन सी पार्टी जीती? बीजेपी। इसके अलावा तमिलनाडु में टीवीके प्लस अलायंस, है ना, कांग्रेस मिल गई अभी उसके साथ। असम में बीजेपी, केरल में कांग्रेस और पुदुचेरी में एनडीए, है ना। चारों यहाँ 5 जगह इलेक्शन थे। फिर आपसे पूछा गया मैड्रिड ओपन में मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? जैनिक सिनर ने। और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था मार्टा कोस्ट्यूक ने। फिर आपसे पूछा गया था कि मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में कौन बनी? ये बनी थी सुषमा यादव। मेट्रो मैन हरिंदर सिंह। बेस्ट मेट्रो जो स्टेशन था वो लाजपत नगर, और बेस्ट मेट्रो डिपो नजफगढ़। फिर आपसे पूछा गया था कि ब्रिक्स की एग्रीकल्चर के लिए जो मीटिंग है कहाँ होने वाली है? इंदौर में होने वाली है। देन आपसे पूछा गया था कि जिनको फेमसली पैडमैन के नाम से भी जानते हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? अरुणाचलम मुरुगनाथन। ठीक है, इनके ऊपर पैडमैन मूवी अक्षय कुमार वाली, वो इन्हीं से इंस्पायर्ड है। देन आपसे पूछा गया था कि
पहला डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली कहां पर शुरू किया गया है? गिग वर्कर्स के लिए कर्नाटक में शुरू किया गया। फिर आपसे पूछा गया कि महुआ जो फूल महोत्सव है कहां मनाया जाता है? तेलंगाना में। इसको इप्पा पुवु पडुंगा भी कहते हैं। देन आपसे पूछा गया था कि पुलित्जर प्राइज 2026 में किसको मिला? तो आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा, ये दोनों इंडियन है। इसके अलावा नातीला जी को भी ये जो पुलित्जर प्राइज है जो जर्नलिज्म की फील्ड में मिलता है वो दिया गया। देन आपसे पूछा गया था कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर सिटी कौन सी बनने वाली है 2035 तक? तो ये कौन सी बनने वाली है? बेंगलुरु। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि अभी हाल ही में जो भीष्म क्यूब मोबाइल हॉस्पिटल्स है इनको अभी गिफ्ट किया भारत ने किस देश को? तो जमाइका को गिफ्ट किया था। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। स्माइली सैड क्यों बन गई भाई? मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक आप लोग यही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय। बस रिवीजन जरूर से कर लेना और नोट्स बना लेना। मिलते हैं कल, बाय बाय।